दिस इज़ ब्योमकेश जी ऑन यूट्यूब और आप हमको मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। कुछ लंबा गैप हो गया, वीडियो नहीं डाल सक रहा था, कुछ परेशानी हो गई थी। तो अब वापस से आप लोगों के बीच से फिर से एक नया वीडियो इन्फॉर्मेशन लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप अगर किसी प्रकार के कोई भी कन्फ्यूजन में हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, वो रहने दीजिए यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के हाथ में। हम लोग पढ़ाई पर फोकस करेंगे और सबसे पहले ये जानेंगे कि जो सेमेस्टर 1 का सिलेबस है उसके बारे में पहले जानेंगे। क्योंकि देखिए, आंसर बता देना, पढ़ा देना और सॉल्यूशन लिखवा देना और क्वेश्चन आंसर याद करवा देना, डिस्कशन कर लेना, वो पढ़ने का एक माध्यम नहीं हो सकता है, बल्कि पढ़ाई का एक बस मेथड है और आप उसमें पढ़ लिए, पास हो गए। लेकिन जो ब्रीफली जानकारी होती है कि कल दिन अगर हम इंटरव्यू देने बैठ रहे हैं और अगर हमारे इस पेपर CC1 का हमको नाम नहीं पता है, जैसे ये पेपर CC1 है, यहाँ पर इसका नाम हमको नहीं पता है, या CC2 का हमको नाम नहीं पता है, तो वैसे हालात में CC1 का नाम जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैं यहाँ पर अंडरलाइन करके आपको दिखा सकता हूँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो उससे क्या होता है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आप जान नहीं पा रहे हैं कि सब्जेक्ट और पेपर का नाम क्या है। इंटरव्यू में कभी कोई पूछते हैं लोग, आपको ऐसे भी कोई बेइज्जत करने के लिए घर परिवार के ही लोग पूछ देगा, फलना पेपर का नाम क्या है, ज़रा बताओ तो देखिए, जानकारी होनी बहुत आवश्यक चीज़ है और ये जानकारी तो होना ही होना है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम, यहाँ पर मैक्रो CC1 का नाम है, CC2 का नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स है, CC3 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स मेथड है जिसको हम MEE कहते हैं, CC4 मेरा जो है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है, उसके बाद मेरा AE CC1 है और इसी 5 का आपको असाइनमेंट बनाने भी मिला और ये मेरा सेमेस्टर 1 का पूरा सिलेबस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से समझने वाली बात यह है कि हमको इसका डिस्कशन आप क्यों कर रहे हैं। देखिए, पढ़ाई क्या करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन सिलेबस क्या होना चाहिए वो भी पता होना चाहिए। तो देखिए, इस सिलेबस का पैटर्न क्या है, मैं आपको अभी एकदम ब्रीफली जानकारी दे रहा हूँ। तो ये तो हो गया सेमेस्टर 1 के सिलेबस में कोर्सेस जो हमारे हैं, कोड और पेपर का नाम CC1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, CC2 मैक्रो इकोनॉमिक्स, CC3 मैथमेटिकल मेथड, CC4 हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, AE CC1 इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले बात है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं, हम वो क्या है, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनको परेशानी हो जाती है कि भैया बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या करें। तो समस्या ये है यहाँ पर कि आप हिंदी जान लीजिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों वही पेपर है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स गणितीय अर्थशास्त्र, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पहला वाला पेपर है उसको कहते हैं समष्टि, दूसरे वाले को कहेंगे व्यष्टि। ऐसे ही मैथमेटिकल मेथड को गणितीय अर्थशास्त्र, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट मतलब आर्थिक विचारों का सिद्धांत या इतिहास जो भी कहें, और ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब पर्यावरण से संबंधित है। अब इसमें हम आगे की ओर चलेंगे तो जो सिलेबस का है, देखिए ये सेमेस्टर 2 में हमको जो पेपर पढ़ना है उसके बारे में है, सेमेस्टर 3 के बारे में, 4 के बारे में, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम आगे जानेंगे। अब चलते हैं सिलेबस में क्या पढ़ना है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये जो मेरा सिलेबस है CC1 का आपके सामने में खुला हुआ है। ये जो पेपर हमने अभी ओपन किया हुआ है ये CC1 का है पूरा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये CC1 का सिलेबस है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और देखिए इसमें 5 पार्ट है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 पार्ट है। और ये पांचों पार्ट क्या करता है, तो हमको बता रहा है कि आपको इस पैटर्न में यही 5 पढ़ना है। जैसे कि हम यहाँ पर से पूरी तरह से इसको हटा दें, चूँकि ये लाइन बीच में आपको डिस्टर्ब कर सकता है देखने में। तो देखिए, सबसे पहला जो यूनिट है वो क्या है, कंज्यूमर डिमांड थ्योरी, दूसरा जो है प्रोडक्शन थ्योरी, तीसरा जो है परफेक्ट कंपटीशन, चौथा इम्परफेक्ट और पांचवा भी इम्परफेक्ट कंपटीशन 2। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3 पार्ट में सिलेबस बटा हुआ है। एक पहला जो हमको पढ़ना है, जो पहला मेरा सिलेबस है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला सेक्शन, ये वाला पूरा सेक्शन, ये वाले पूरे सेक्शन में हमको डिमांड थ्योरी और कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता क्या है, मांग क्या है, उसमें जो है अलग अलग अर्थशास्त्रियों का क्या देन था, वो क्या है, इसी में हम पढ़ेंगे डिमांड कर्व के बारे में, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट,
इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इंडिफरेंस कर्व मतलब उदासीनता वक्र, और यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस यहाँ पर है लिखा हुआ, देखिए मार्सिलियन का, मार्शल का जो उपयोगिता सिद्धांत था उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व पढ़ना है। तो इंडिफरेंस कर्व वही उदासीनता वक्र पर, प्राइस इफेक्ट मतलब आय का प्रभाव, मूल्य का प्रभाव, ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव, ये सब हमको इस पहले ही चैप्टर में पढ़ना है। इसी में एक जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी है, देखिए यहाँ पर मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दूँ तो आपको दिख जाए। देखिए यहाँ पे अब ये बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि हम थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहीं पर लिखा हुआ है रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस हिक्स रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, प्रैग्मेटिक अप्रोच ऑफ डिमांड थ्योरी और हिक्सियन अप्रोच, कंपनसेटेड डिमांड कर्व। इसी में पढ़ना है द डायनेमिक डिमांड फंक्शन। तो सिलेबस तमाम है, अगर आप देखेंगे तो इसमें फर्स्ट यूनिट में हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, सिर्फ कंज्यूमर के बारे में पढ़ना है। हम कह सकते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, सिर्फ कंज्यूमर के बारे में पढ़ना है, मतलब उपभोक्ता के बारे में पढ़ना है कि उपभोक्ता कैसा है, ठीक है। अब उपभोक्ता के बाद जो है क्या आ जाएगा, उपभोक्ता मतलब हम लोग हो गए जो उपभोग करते हैं। कंज्यूमर के बारे में पढ़ लिए, कंज्यूमर के नेचर के बारे में पढ़ लिए। अब दूसरा जो सेक्टर है, दूसरा सेक्शन ये वाला जो है मेरा प्रोडक्शन थ्योरी, इसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। आप कंपनी जैसे हम लोग खरीदेंगे, डिमांड करेंगे तो कोई हमारे डिमांड को पूरा करेगा तो वो क्या हो गया, उत्पादक करने वाला। हम लोग उपभोक्ता हो गए तो वो उत्पादक हो गया। तो प्रोडक्शन थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन कैसे होता है। इसी में हम आइसोक्वांट पढ़ते हैं। आइसोक्वांट का मतलब वही हुआ कि समोत्पाद वक्र हिंदी उसका होता है। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब उत्पादन फलन के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वो पढ़ेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वही अलग अलग अनुपात पर जो निकलता है जो कानून दिया गया है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन से ही रिलेटेड करता है। उसके बाद पढ़ेंगे पैमाने का प्रतिफल। उसके बाद पढ़ेंगे लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे कॉप्ट के द्वारा दिया गया जो है, कॉप्ट डगलस के द्वारा एक उत्पादन फलन का सिद्धांत, वो पढ़ेंगे। उसके बाद CES प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे। कॉस्ट फंक्शन का ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ ग्राफ्स है। तो ये फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट जो है मेरा, जो कि मॉड्यूल जिसको हम कह रहे हैं 1 और 2, ये मॉड्यूल 1 मेरा और ये मॉड्यूल 2 जो है ये हमको क्लास में डिस्कस किया गया। और क्या क्या पढ़ाया गया वो बता दें। देखिए हमारे यूनिवर्सिटी में क्या है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी भी कराई जाती है पहले, उसके बाद आप एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए सर और मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। आप सोचेंगे कि क्लास 12th और 10th की तरह बुक बाय लाइन पढ़ाया जाएगा, तो वो संभव नहीं है भैया लोग, समझ गए ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि सोचने वाली बात है कि ये 3 पॉइंट जो बच रहा है, ये जिसको मैं कट कर रहा हूँ, ये दोनों क्या है। तो देखिए ये पूरा मार्केट का हिस्सा है, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने 3 कट किया, ये पूरा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये तीनों मार्केट का हिस्सा है। जो कि निशा मैम ने बताया था कि 3 मार्केट 4 प्रकार का, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली। तो इस तरह का मार्केट उन्होंने बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता। उसके बाद उसी में 2 पार्ट अलग अलग हो जाता है। द्वैधिकार जो बाजार है, डुओपोली, इसी में आता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में ही। तो इस पूरे पार्ट को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस समझ रहे हैं और जानते हैं एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा। चाहे मॉड्यूल 1 हो या मॉड्यूल 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, हर एक मॉड्यूल से 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट का तैयारी कराया गया। और ये हमारे सर लेकर आ चुके हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस में पढ़ाया नहीं गया, लॉकडाउन है, तो ये है। देखिए इसमें 1 लॉन्ग और 2 शॉर्ट करा दिया गया। इससे भी 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट करा दिया गया, 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट करा दिया गया, 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट करा दिया गया, 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट करा दिया गया। आप बोलेंगे कि हाँ पढ़ाई नहीं हुआ है तो कैसे होगा। देखिए मैं उस पर भी चल रहा हूँ कि कब क्या पढ़ाया गया है। चूँकि आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट वाले जो भी भैया बंधु हैं, उनके पास वो डेटा नहीं होगा जो हम अभी आपको थोड़ी देर में शो करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले बात पर। तो CC1 का हो गया। अब CC2 में जो पढ़ना है वो देखिए। CC2 में पहला चैप्टर है, ये है CC2 का सिलेबस मेरा। मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको कि ये है CC2 का सिलेबस।
CC2 के सिलेबस में सबसे पहला नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सप्लाई मनी और डिमांड फॉर मनी। अब इसमें क्या क्या है ये समझिए। इसमें सबसे पहले क्या क्या है, तो सबसे पहला जो सिलेबस है वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मतलब हमको राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ना इस वाले सेक्शन। राष्ट्रीय आय, उसके बाद पढ़ना है राष्ट्रीय आय जो है कितने प्रकार के होते हैं, कैसे नापा जाता है, माफ़ कीजिएगा प्रकार नहीं, राष्ट्रीय आय को कैसे नापते हैं। उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसी में एक पार्ट है, देखिए मैं बड़ा करता हूँ उसको थोड़ा सा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है एक पार्ट लिखा हुआ है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लिखा हुआ है, और 2, 3 और 4 सेक्टर में। पिछले बार जो है 4 सेक्टर का आया था, इस बार मैम ने कहा है 2, 3 सेक्टर में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। अब आप बोलेंगे ये तो पढ़ाया नहीं गया क्लास में, एकदम पढ़ाया गया है। क्लास के बाद PDF भेजा गया था व्हाट्सएप पे, आपको डाउट होगा ना, हम इसी चैनल पर सारा चीज़ बताएंगे, आप वेट कीजिए अंत तक। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट जो बताया गया है सोशल अकाउंटिंग, इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग, फ्लो ऑफ फंड्स। तो फ्लो ऑफ फंड्स जो है इस बार इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सिलेबस में, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इंपॉर्टेंट है सिलेबस के लिए। कंजम्पशन ऑफ फंक्शन, अब आएंगे कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग फलन। उपभोग फलन में ही जो है केन्स का एक थ्योरी है, केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कि उपभोग फलन, उपभोक्ता जो आप जो किसी चीज़ की उपभोग करने की प्रवृत्ति को जो बनाते हैं अपने अंदर, या हम किसी चीज़ को खर्च करने की, जैसे उपभोग जो है उपयोगिता के आधार पर उपभोक्ता किसी चीज़ के वस्तु को उपभोग करता है, उपभोग मतलब खर्च करता है और महत्तम संतुष्टि प्राप्त करता है। महत्तम संतुष्टि का मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर लेता है। तो वो जो संतुष्टि प्राप्त करना या उपभोग करने की जो प्रवृत्ति होती है उपभोक्ता की, वो उपभोग फलन के दृष्टिकोण से ही दृष्ट होता है, मतलब उपभोग फलन के आधार पर उसको जो है हम गणना कर सकते हैं। तो केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ, मतलब केन्स का जो मनोविज्ञान सिद्धांत था, कंजम्पशन फंक्शन मतलब उपभोग फलन को देखते हुए, वो अलग है। और केन्स के बाद और पहले भी बहुत सारे आए जो कि क्या थे, उन्होंने अपना उपभोग फलन का सिद्धांत अपने अपने मतलब विचार के आधार पर या उनके जो है अध्ययन के आधार पर उन्होंने दिया। लेकिन पिछले साल केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन आ चुका है, तो इस साल जब भी आएगा तो लाइफ साइकिल थ्योरी आएगा, जो क्लास में चर्चा हुआ है, जीवन उपभोग चक्र सिद्धांत, जो मोदी और गिलानी के द्वारा दिया गया है, जिसका कि मैडम ने लिखाया भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये लाइफ साइकिल थ्योरी लॉन्ग में हो गया, और शॉर्ट में क्या हो जाएगा भाई, तो इसमें भी 5 सेक्शन है, हर एक से 5 क्वेश्चन लॉन्ग है और 2 क्वेश्चन 2 शॉर्ट है, मतलब 10 शॉर्ट हो गए, 5 लॉन्ग हो गए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, ये मैडम ने इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है आपको व्हाट्सएप पर भेजा है, मैंने सबको ग्रुप में भेजा था, और यहाँ पर मैं डिस्कस कर दूंगा एकदम। आज 24 तारीख को रात में ये वीडियो डाल रहा हूँ, 10 सितंबर तक में सारा वीडियो डाल दूंगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप कहीं पर भी हैं लॉकडाउन में, आप यूट्यूब मेरा चैनल को खोल के बार बार पढ़िए। जो ग्रुप में जो सब्सक्राइब नहीं किया उनको भी दे दीजिए कि हाँ भाई पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सअप कर लीजिए, व्हाट्सएप पर भी हम बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्या कि सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी के बाद, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब जो मुद्रा का जो पूर्ति है, मुद्रा की जो पूर्ति है, उसके बारे में चर्चा किसने किया था, ये सुरेंद्र सर ने पढ़ाया सप्लाई ऑफ मनी। इसके बाद डिमांड फॉर मनी है, डिमांड ऑफ मनी के बारे में चर्चा किया गया सुरेंद्र सर के द्वारा, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ मनी में जो है हम ये कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट क्लास के बाहर वो PDF में भेजा गया था। उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है पढ़ेंगे। इसमें एक्सेलरेटर इंपॉर्टेंट है, सुपर एक्सेलरेटर, डायनेमिक मल्टीप्लायर, ये सब इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अब चलिए CC3 में चलेंगे, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा परिस्थिति को देखते हुए। तो मॉड्यूल CC3 में क्या पढ़ना है, तो CC3 में हमको कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, मॉड्यूल 2 में पढ़ना। तो इसमें भी करीबन 7 मॉड्यूल हैं, देखिए 6 मॉड्यूल टोटल CC3 का है। इसमें भी हमको क्या पढ़ना है कि बहुत किसी का वीक भी है अगर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या मैथमेटिकल मेथड्स, तो वो पास हो सकता है। मैं कैसे पास होगा, जब मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर, सिलेबस पर डिटेल चर्चा कर रहा हूँ, आगे भी अभी बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन पढ़ना है, क्योंकि जो PDF भेजा गया है ग्रुप में वही PDF इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि और ग्रुप में आ रहा है, कुछ आ रहा है, देख लेते हैं। नहीं, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, अभी कुछ देर में आपको बताऊँगा, उसमें आपको ये सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। हमारे प्रोफेसर या हमारे सर या जो मैम पढ़ाती हैं जितना, उसी में से ही क्वेश्चन रहेगा, ये हिंटेड है, हिंट है। जैसे कि टेस्ट का क्वेश्चन अगर आप तैयार कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप उससे शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन उससे आ जाए, 8 में से कोई 4 आ जाए या 3 ही आए, लेकिन ये श्योर है ना भाई 8 में 3 आ गया, पढ़ने वाले के लिए 3 ही काफ़ी है।
तो एमई में क्या होता है, पास होने के लिए लोग कन्फ्यूजन लगाते हैं। तो कुछ सेक्शन जो है इसका बहुत ईजी है, कुछ सेक्शन थोड़ा टेढ़ा है। जैसे मॉड्यूल 3 में डिटर्मिनांट है, मैट्रिसेस है, ये सब बहुत ईजी है, आराम आप पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं। कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल 4 जो है, लैग्रांजे मल्टीप्लायर, वो बहुत ईजी है। फिर मॉड्यूल 5 है, मॉड्यूल 5 में आपका लीनियर प्रोग्रामिंग और जो है ऑप्टिमाइजेशन बेसिक जो तरीका है उसका सवाल बनाने का, जो निशा मैम ने क्लास में बताया है, उसका एक सवाल आपको थ्योरी में मैक्सिमाइज करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए सवाल आ सकता है। अब मॉड्यूल 6 में इनपुट आउटपुट, जिसका आप लोगों ने सभी लोगों ने असाइनमेंट बनाया है, तो मॉड्यूल 6 का इनपुट आउटपुट का है। तो इनपुट आउट से क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो इनपुट आउट से कभी भी लंबा क्वेश्चन पूछने का चांसेस नहीं बनता है, जब भी पूछा जाएगा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अब फाइनली CC4 पर चलते हैं। CC4 जो है वो है मर्केंटाइलिज्म, इसका लॉन्ग क्वेश्चन है फिजियोक्रेसी, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो जो मेरा CC4 पेपर है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है कि जितने भी इकोनॉमिस्ट आए उनका विचार इकोनॉमिक्स को लेकर के क्या था, उसी का इतिहास इसमें पढ़ना है। आप देखिए मर्केंटाइलिज्म, वणिकवाद, फिजियोक्रेस जो आपका है वो क्या बोलता है, फिजियोक्रेस का हिंदी में थोड़ा सा दिमाग से स्प्लिट कर रहा हूँ, दिमाग से उतर रहा है, मैं बता दूंगा बीच बीच चर्चा के बीच में ही। तो वणिकवाद हो गया, वणिकवाद के बाद फिजियोक्रेट का हिंदी प्राकृतिकवाद, देखिए याद आ गया। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है मतलब जो शास्त्रीय अर्थशास्त्री थे, जो विचारक थे, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, माल्थस, कार्ल मार्क्स, JS मिल, इन सब से 2 क्वेश्चन लॉन्ग रहना ही लाना है। कौटिल्य, दादा भाई नरोजी, BR अम्बेडकर। तो आप बोलेगा कि भैया इसमें कौन क्वेश्चन आएगा, ये तो सब लंबा लंबा है। अरे वही बताएंगे अभी, जस्ट आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बोलेगा कितना बोल रहा है, क्या करना है नहीं करना, पढ़ा नहीं रहा है कुछ, हटाओ इसको। नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सुनिए तो सही। लास्ट में ऐसा धमाका वाला चीज़ है ना कि आपके पास होगा नहीं वो चीज़, हम एक्सेप्ट कर मतलब एकदम उम्मीद रखते हैं कि आपके पास वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो CC4 में क्या पढ़ना है, आर्थिक जो विचारक जो थे हमारे, उनका इतिहास पढ़ना है। जो इतिहास अर्थशास्त्री थे उनका आर्थिक विचार था, उसी का इतिहास पढ़ना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, देखिए इसमें भी 6 मॉड्यूल है, 6 क्वेश्चन लॉन्ग होगा, 2 क्वेश्चन शॉर्ट होगा। ये तो समझने वाली बात है कि आप उसको कैसे तैयार कर रहे हैं। रहा कि हम कैसे पढ़ें, एक शॉर्ट गाइडलाइन बता दीजिए, वो भी मैं बताऊँगा अभी थोड़ी सी देर में, आप वेट कर लीजिए। चलिए आते हैं, देखिए अब क्लास में क्या पढ़ाया गया है उस पर डिस्कशन करना है। सिलेबस तो पता चल गया कि ये पढ़ना है, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस पढ़ें कैसे। तो देखिए भाई, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मेरा रोल नंबर 108 है, मैं 3rd लिस्ट में एडमिशन लिया था। लेकिन मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि 3rd लिस्ट के पहले जितना भी था, 1st लिस्ट और 2nd लिस्ट वाला, वो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो हमको बता पाएगा कि डेट वाइज क्या पढ़ाई हुआ। किसी ने कॉपी में लिखा है तो डेट नहीं याद है, लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको, मैंने डेटा कलेक्ट किया बहुतों से। जैसे कि हमारे HOD सर CC1 पढ़ाए, जैसा आप वीडियो में ऊपर देख पा रहे हैं। HOD सर ने पढ़ाया है, अभी तक जो पढ़ाया है इन्होंने यही पढ़ाया है। देखिए आपके सामने मैं घेर रहा हूँ, HOD सर ने ये पढ़ाया और नीचे वाला जो है ये पढ़ाया, बस इतना ही HOD सर का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कैसे है लॉन्ग शॉर्ट। तो इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, लॉन्ग रन और परफेक्ट कंपटीशन, इस पर आपने असाइनमेंट बनाया, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मिथ, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। कंज्यूमर सरप्लस के बारे में सर ने पढ़ाया, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उदासीनता वक्र की विशेषता बताई, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आय प्रभाव मतलब इनकम इफेक्ट के बारे में सर ने पढ़ाया, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद पढ़ाया रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर कुछ प्रोडक्शन का पार्ट पढ़ाया था जो कि सर ने डिस्कशन किया था, लेकिन पढ़ाया था एक्चुअली निशा मैम ने। ठीक है, यही है, इतना ही CC1 का सिलेबस है जो HOD सर ने पढ़ाया। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, तो परफेक्ट कंपटीशन इज अ मिथ, श्योर है शॉर्ट में क्वेश्चन रहेगा। कंज्यूमर सरप्लस पर एक शॉर्ट में क्वेश्चन रहेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे भैया कंज्यूमर सरप्लस लिखाया नहीं गया, सर ने पॉइंट डिस्कस कर दिया था और कहा था कि ये वाला खुद से लिखना। उदासीनता वक्र पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आप पढ़े भी, उदासीनता वक्र पार्ट 1 के सिलेबस में रहता है। ठीक है, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी तो आपको दे ही दिया गया टेस्ट के लिए। तो ये CC1 का सिलेबस आपका HOD सर के द्वारा हो गया। अब जो सिलेबस पढ़ाया गया है वो निशा मैम के द्वारा, यहाँ देखिए, और कब कब पढ़ाया गया सब डेट है मेरे पास। आप ये नहीं कह सकते नहीं, आप कॉपी मिलाइएगा वो डेट मिल जाएगा। देखिए 13 तारीख को सबसे फर्स्ट दिन, सेकंड दिन जब मैं क्लास कर रहा था, उस दिन निशा मैम ने जो है ये रिटर्न्स टू स्केल पढ़ाया था। और ये वही दिन है जिस दिन सब बेइज्जत हुआ था क्लास में। मैडम प्राइस लाइन पूछ दी थी और कोई नहीं बोला, हम ही जो है 1-2 लाइन बोले, उधर से एक गर्ल्स कोई बोली, उसके बाद सबका बैठा दी। तो रिटर्न्स टू स्केल दूसरे दिन उन्होंने उसी क्वेश्चन को आधा कराया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।
उसी में आइसो कॉस्ट लाइन का डिस्कशन हुआ। उसके बाद बीच में मैम छुट्टी पे चले गई। कॉप डगलस पढ़ाया नीचे वाले क्लास में। उसके बाद आया प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब प्राइस मतलब मूल्य का जो अधिकार, जिसमें ट्रेन वाला एक एग्जाम्पल था कि ट्रेन के डिब्बों के हिसाब से जो है हम सफ़र करेंगे, तो वो प्राइस डिटर्मिनेशन के ही आधार पर था। अब प्राइस डिटर्मिनेशन के आधार पर प्राइस डिटर्मिनेशन को 3 क्लास में उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद जो क्लास में डिस्कशन हुई ओलिगोपोली का एजवर्थ मॉडल। अब देखिए इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आप सोचिए कि ये क्लास में पढ़ाया गया, तो अगर प्रोफेसर सेट करेंगे तो ये पहले सेट करेंगे ना, चूँकि क्लास में पढ़ाई हुआ है। तो ये निशा मैम का हो गया। अब निशा मैम के बाद चलते हैं अगला क्लास। फिर आया रुमा मैम का। रुमा मैम का क्लास जब हुआ तो उसमें क्या क्या पढ़ाया, तो रुमा मैम का क्लास में क्या पढ़ाया हुआ, तो लाइफ साइकिल थ्योरी मैम पढ़ाई, टेस्ट में भी दे दी, लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ये शॉर्ट में है। कंजम्पशन फंक्शन शॉर्ट में है। पूंजी की सीमांत क्षमता के निर्धारक, ये भी शॉर्ट है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये भी शॉर्ट था। मल्टीप्लायर का लिमिटेशन और एजम्पशन, ये भी शॉर्ट। अब बोलिए कि अगर क्वेश्चन सेट होगा सबसे पहले यही ना देंगे टीचर, अभी पढ़ाया नहीं है तो। लेकिन इसके बावजूद भी मैडम ने 20 क्वेश्चन और दिया है, मैं आगे बताऊंगा अभी। ये तो मात्र 2 ही पार्ट का था, मैम ने पूरा सिलेबस दे दिया है। और आप कोई भी बच्चे ऐसे जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं या हमारे साथ पढ़ने वाले सहपाठी हैं, भैया बहन हैं, वो कंप्लेन नहीं कर सकते कि सिलेबस नहीं हुआ। देखते हैं यहाँ पे मैडम ने हमको बताया भी था कि मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर और सुपर मल्टीप्लायर इंपॉर्टेंट है। क्लास में मैडम ने बोला और मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। मेरे पास एक डायरी भी रहती थी छोटी वाली। बहुत सारे लोग बोलते भैया क्या लिखते हैं डायरी में, आप क्लास को लिखते हैं पूरा कि क्लास में क्या पढ़ाया गया उसको मेंशन करके रखते हैं, ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो चलिए अब ये रोमा मैम का सिलेबस हो गया। इसके बाद सुरेंद्र सर ने पढ़ाया CC2 में मुद्रा के मूल्य सिद्धांत, नकदी शेष, उसकी आलोचना। अब पूरा लिखाने में उसको 3 क्लास लगा था सर को। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ LM कर्व पढ़ाया। डेरिवेशन ऑफ LM कर्व में उन्होंने बस सीधा सीधा LM कर्व क्या है उसके बारे में बताया और ग्राफ बोला खुद से बना लो। तो अब तो ये तो पढ़ना है, आपको बताना होगा। ये सुरेंद्र सर का हो गया। इसके बाद फिर CC3 में निशा मैम ने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाया, लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल बताया और यही इंग्लिश में लिखा है, सबका माथा भारी। आप घबराइए मत, हम इस चैनल पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर लेके आएंगे। आपको जिसमें समझ में आएगा वैसे लिखिएगा। एग्जाम में कोई बाउंडेशन नहीं हिंदी इंग्लिश का। अरे जितने नहीं, हम जब बचपन से इंग्लिश में लिखे ही नहीं हैं तो हम कहाँ से लिखेंगे। सिंपल बात है। आप हिंदी, मैं भी हिंदी में लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको इंग्लिश में लिखने बोला जाएगा तो हम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमको आज भी हिंदी में ही ज़्यादा आराम होता है लिखने में। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन अब थोड़ा समझने वाला चीज़ है तो आपके लिए इंटरेस्ट बना रहेगा, तो थोड़ा लास्ट तक वीडियो देखिए। इसके बाद सुरेंद्र सर का पढ़ाया गया मनी आपका CC3 में। CC3 में सुरेंद्र सर ने यही पार्ट पढ़ाया, ये वाला जो पार्ट है सुरेंद्र सर का है। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन रूल्स, उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर कुछ क्वेश्चन बनवाया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद क्लास ही लॉकडाउन लग गया। इसके बाद सुरेंद्र सर के बाद का था फिर CC4 में रुमा मैम ने पढ़ाया। रुमा मैम ने इतना ही क्वेश्चन पढ़ाया लॉन्ग में। रिकार्डो, जो अभी आप असाइनमेंट और टेस्ट वाला क्वेश्चन में लिख रहे हैं, रिकार्डो के बैंकिंग विचार। और फिर माल्थस, और ये थॉट में है, देखिए 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट है ना। तो पैटर्न पकड़िए टीचर का कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन भी वैसे सेट करेंगे। देखिए रिकार्डो 1 लॉन्ग है, आप लोग सब जानते हैं रिकार्डो 1 लॉन्ग है। टेस्ट 2 का CC4 का टेस्ट 2 का क्वेश्चन है ये, जो कि अभी सब लोग घर पे लिखते हैं। और एडम स्मिथ वाला जो है ये पार्ट, एडम स्मिथ और माल्थस, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है आप देखिए। और ये थॉट पेपर है तो लॉन्ग तो होगा ही होगा, चाहे छोटा भी क्वेश्चन होगा ना तो 3 पेज का हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद फिर HOD सर का अम्बेडकर और अमर्त्य सेन का 2 क्वेश्चन HOD सर ने पढ़ाया। तब देखिए हर एक पेपर में 4 लॉन्ग 5 लॉन्ग लिखा दिया गया है और हमको तैयार भी करना है कितना, 3 लॉन्ग और 4 शॉर्ट। तो समझने वाली बात है। इसके बाद फिर गुन्नार मिडल के आर्थिक विचार, ये पढ़ाया किसने, सुरेंद्र सर ने CC4 में बहुत पहले। और हिक्स का एक क्वेश्चन उन्होंने पढ़ाया था मेरे एडमिशन के पहले। मैंने 12 फरवरी से एडमिशन कराया, इसीलिए 12 फरवरी के बाद आप नीचे जो देखते हैं ये मेरे एडमिशन के पहले का है। उसके बाद व्यापार चक्र सिद्धांत, ब्याज सिद्धांत महात्मा गांधी का है और हिक्स का कुछ सिद्धांत था वो उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने ये इंपॉर्टेंट पार्ट बताया जो मैं नीचे घेर रहा है, MG गांधी, रिकार्डो, मिडल और JS मिल, ये 4 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन और हैं। तो ये सिलेबस तमाम आपके पढ़ाए गए क्लास का था। अब जब लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद ऑनलाइन क्लास में जो भेजा गया, देखिए ऑनलाइन क्लास में सुरेंद्र सर ने CC3 में क्या क्या भेजा है। कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, यूटिलिटी मैक्स फंक्शन का सवाल 2 ठो, इंटीग्रेशन और कंज्यूमर सरप्लस का पूरा थ्योरी। फिर MCQ डाला, MCQ में 10 ऑब्जेक्टिव मैंने इसी चैनल पर डाला है, बाकी 40 और डाल दूंगा। फिर दावाला डिफरेंशिएशन क्या है, कॉप डगलस का क्या है, डिटर्मिनांट किसे कहते हैं, डिटर्मिनांट का कुछ सॉल्यूशन डाला कि प्रैक्टिस करो आप लोग, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनांट। फिर जो है आप देखिए यहाँ पर फिर जो है
ये डिटर्मिनेंट का सॉल्व विथ अनसॉल्व डाला, फिर बेसिक प्रॉपर्टी डाला सर ने, मैट्रिक्स डाला, रूल्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव डाला गया, फंक्शंस डाला गया, यूलर्स थ्योरम, होमोलॉगस फंक्शन। ये सारा क्वेश्चन जो डाला गया है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्या समझ रहे हैं कि सर ने भेजा है तो क्या ऐसे वैसे कुछ है? आप पहले क्या बहाना बनाते हैं, CC3 है तो हम इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। अरे इसमें क्या इंग्लिश है, पूरा मैथ है। आपको लेना होगा हिंदी, हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम ले लेंगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या बोलते हैं कि भैया ये तो हिंदी में है, इंग्लिश में है, हम कैसे लिखेंगे। आप ये सोचना बंद कीजिए और लिखना शुरू कीजिए, देखिए लिखा जाएगा। अब जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है, आपको पास होना है, डिटर्मिनेंट तैयारी कर लीजिए, मैट्रिक्स का तैयारी कर लीजिए, आप फंक्शन का तैयारी कर लीजिए, यूलर्स थ्योरम का तैयारी मत कीजिए, बड़ा है छोड़ दीजिए, होमोजेनियस फंक्शन का तैयारी कर लीजिए, छोटा है, कॉफ डगलस कर लीजिए, छोटा है, डिफरेंशिएशन कर लीजिए, छोटा है, इंटीग्रेशन कर लीजिए, छोटा है। अरे तो भाई 3 ही लॉन्ग लिखना है, लीनियर प्रोग्रामिंग का एक सवाल इसमें रहेगा ही रहेगा। तो एक लॉन्ग तो ऐसे बन गया, 2 लॉन्ग को बनाना है तो एक डिटर्मिनेंट हो गया, एक डिफरेंशिएशन हो गया। कितना चाहिए, और 4 शॉर्ट रहेगा, 4 में आप 2 ही लिखिएगा आपको अगर इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम है। जैसे कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन का सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल रहना एग्जाम में। यूटिलिटी फंक्शन का सवाल इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये पिछले साल भी था। इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आएगा इस बार, क्योंकि डिफरेंशिएशन पिछले साल पूछ चुका है, तो डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी सिर्फ लिखने आएगा, डिफरेंशिएशन पर सवाल नहीं आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी नहीं आएगा, इंटीग्रेशन का सवाल आएगा। तो अब इस तरह तो आप समझेंगे तब ना। अगला चलते हैं। अब देखिए निशा मैम ने भेजा, निशा मैम जब बना करके भेजी तो बहुत लोग बोलता है भैया इसमें तो किताबें है मैडम भेज दी है। अरे तो आपके पास किताब है क्या, बताइए तो जितना भी इसमें भेजी है, ओलिगोपॉली, इम्परफेक्ट कंपटीशन, उत्पादन के सिद्धांत, कीमत विविधीकरण, आप समझिए कि ये जो भेजा गया सीक्वेंस में ना, यही सीक्वेंस में क्वेश्चन भी एग्जाम में हो सकता है सेट हुआ हो, इसी में से उठा करके 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए होंगे। तो ये सोचना चाहिए कि इतना भेजा, हमको पूरा मोटका किताब नहीं पढ़ के छोटा सा सिलेबस है, 8 10 12 क्वेश्चन है, पढ़ लेना है। ये हमारे लॉकडाउन के बीच में आया, देखते हैं आप 18/4 से मिला है, 25/4 ये मैम ने भेजा है, हमने आपको ग्रुप में भेजा। अब बहुत लोग इसको देख के ये भी सोचेंगे भैया ये सब लिस्ट तो है नहीं, मोबाइल सेट हो गया तो मोबाइल से उड़ गया। अरे फोटो वीडियो और टिकटॉक और स्नैक वीडियो है आपके फ़ोन में, पबजी है, इंस्टाग्राम है, वो सब ज़रूरी ऐप है, लेकिन ये जो PDF है ये रहना ज़रूरी नहीं है। तो वो सबको उड़ाइए और ये सबको लाइए, ठीक है। इसके बाद का सिलेबस था, रुमा मैम ने भेजा, जो क्लास में पढ़ाया मैम ने वो। उसके बाद का मैडम का कार्ल मार्क्स, JS मिल, वणिकवाद, फिजियोक्रेट्स। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया CC4 का। उसके बाद मैडम ने त्वरक सिद्धांत, ये आपका CC2 आ गया, यहाँ से CC2 है, यहाँ से नीचे से आपका CC2 है। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इधर से नीचे की ओर CC2 है। देखिए नेशनल अकाउंटिंग, सर्कुलर फ्लो ऑफ, वही चक्रीय प्रवाह आय का, 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर, सारा मैडम ने भेजा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, चक्रीय प्रवाह का क्या महत्व है, ये सोशल अकाउंटिंग मतलब सामाजिक लेखांकन, उसकी महत्व। फिर इनपुट अकाउंटिंग, इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग। आप क्या जानते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस सिर्फ क्या CC3 में है? अरे CC3 के अलावा CC1 2 4 सब जगह लग सकता है। वो फ्लो ऑफ फंड्स, जो फंड है उसका फ्लो कैसे होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लास 12th का सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, हमारे पार्ट 2 में भी सिलेबस था, मैक्रो पेपर 4 में, माफ़ कीजिएगा पेपर 3 में। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन, उसके बाद रिलेटिव इनकम थ्योरी ऑफ कंजम्पशन से मैडम ने वॉइस मैसेज डाला, देखते 7 मिनट 4 सेकंड का वॉइस मैसेज है। परमानेंट इनकम थ्योरी में भी मैडम ने 4 मिनट 22 सेकंड का वॉइस मैसेज डाला है। उसके बाद मैडम ने EVS का सिलेबस डाला है। तो खैर EVS के बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे, क्वालिफाइंग है, 50 का एग्ज़ाम है, 33-35 15-20 नंबर लाना है, और बाकी प्रोजेक्ट वर्क और जो आपका असाइनमेंट बना है उसी में मिल जाएगा आपको। तो ये रुमा मैम के द्वारा हो गया सिलेबस। इसके बाद आपका फिर जो निशा मैम ने भेजा है CC4 का सिलेबस, LP को हिंदी में कहा उन्होंने कि चलो बहुत सारे लोग, देखिए आपके ही कहने पे मैंने मैडम को बोला कि मैडम LP दे दीजिए हिंदी में, लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत दिक्कत हो। देखिए मैडम ने भेजा है 30 तारीख को, और वो बुक का PDF है। आप कहेंगे किताबें से आ जाता है, अरे किताब से नहीं आता है, आपके पास बुक है क्या? आपके पास अभी जो वीडियो लोग देख रहे हैं ना, उसके पास अपना कॉपी नहीं है क्लास का, और आप बोलते हैं कि टीचर का गलती। आप अपनी गलती को दीजिए भैया बहन, अगर बुरा लगा होगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सच्चा है, ठीक ना। तो ये पूरा ब्रीफ सिलेबस है, और वीडियो करीबन 30 मिनट का हो गया। आप पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और इसको देखने के बाद कल से मैं क्वेश्चंस डालूंगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आएगा JR हिक्स का, रिविजन ऑफ डिमांड थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो और आप वीडियो देखिए, प्लीज़ लाइक भी करिए, सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और चैनल पे मेरे साथ बने रहिए।
सिलेबस का क्या है, 20 दिन में सारा सिलेबस ख़त्म कर देंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी हो जाएगा। आज के 24 तारीख है, अगले 24 तारीख तक में सारा सिलेबस ख़त्म, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। लेकिन भैया बहन से उम्मीद यही है कि पढ़िए, 1 घंटा भी दीजिए, और कम से कम आप नहीं भी कॉपी किताब ले गए ना, ये वीडियो जो अभी हम क्वेश्चन डालेंगे कल से, आप वही खुद सुनते रहिए कान में लगा के, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक आप सुनते हैं तो सुनने से भी याद हो जाएगा। आप JRX का क्वेश्चन जो आप क्लास में पढ़े और जो मैं कल डिस्कस करूँगा ना, दोनों इतना डिफरेंट हो जाएगा कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। लोगों ने मन में कन्फ्यूजन बनाया कि इतना बड़ा क्वेश्चन याद कैसे होगा। ठीक है, तो आपकी आज की क्लास को यहीं पर रखता हूँ। कल से हम लोग क्लास शुरू करेंगे। रात के 11:20 हो रहे हैं और मैं थका हुआ हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट का काम किया था दिन भर आज। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।